वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये नोटबुक सीरीज़ चल रही है हमारी इफ़ यू डोंट नो। तो नोटबुक सीरीज़ का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस कराने वाली हूँ इन्हें तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। एमसीक्यू वाले मत लिखना, बट अभी शॉर्ट लॉन्ग करेंगे वो ज़रूर लिखने हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं माय मदर 66 के। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी ऐड करे हैं और बाकी हम शॉर्ट जैसे हर एक नोटबुक सीरीज़ में पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो एमसीक्यू से स्टार्ट करें क्योंकि पोएम का एक्सट्रैक्ट आना मैंडेटरी है। वैसे तो चैप्टर का भी आएगा, बट चैप्टर की अलग सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन है, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सजेस्ट हर। दो पार्टिंग वर्ड है पोएट के हमारी, वो क्या सजेस्ट करते हैं। पार्टिंग वर्ड मतलब जब वो जा रही हैं और जो है लास्ट टाइम वो अपनी मदर को क्या बोलती है, सी यू सम अम्मा, तो वो क्या दिखा रहा है, उनकी विल पावर, उनकी नेगेटिविटी, उनका ऑप्टिमिज्म या फिर उनकी एंजाइटी शो कर रहा है। तो उनका जो पार्टिंग वर्ड था यानी कि जिसका मतलब है सी यू सून अम्मा, वो उनकी एंजाइटी दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड लुक्ड एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, व्हिच पोएटिक डिवाइस हैज़ द पोएट यूज इन द अबव लाइन। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है यंग ट्री स्प्रिंटिंग में। तो ओनोमैटोपोई है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, हाइपरबोल है। तो सिंपल इसमें का इस पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है क्योंकि यंग ट्रीज, तो ट्रीज को सबसे पहले जो है स्प्रिंटिंग लिखा है। स्प्रिंट मतलब होता है भागना, तो पेड़ तो नहीं भागते हैं, इंसान भागते हैं। तो जब भी कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक्स ऐसी चीज़ों को लगा दिया जाए जो इंसान करते हैं और वो इंसान ना हो, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पेड़ कोई इंसान थोड़ी है, पेड़ भागता थोड़ी है, इंसान भागते हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन इज द करेक्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, द फ्रेज मेरी चिल्ड्रन सिम्बलाइजेस। जो उन्होंने फ्रेज यूज़ करा था मेरी चिल्ड्रन, हंसते खुशते बच्चे जो हैं, हंसते हुए खुश खुश और खेलते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या था। मेरी चिल्ड्रन क्या सजेस्ट करता है, उनका पेन, उनका नोस्टाल्जिया, हैप्पीनेस, लगिशनेस, वाइटलिटी, एक्सूबरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइटलिटी एंड एक्सूबरेंस और हैप्पीनेस। तो 3, 5 एंड 6, क्योंकि खेलते हुए बच्चे हैप्पीनेस दिखाएंगे, वाइटलिटी यानी कि लाइफ दिखाएंगे, एक्सूबरेंस हैप्पीनेस, लाइफ, यंग, यूथ, एनर्जी, ये सब दिखाते हैं छोटे बच्चे। तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी 3, 5 एंड 6, जिसमें करेक्ट आ रहा है हैप्पीनेस, वाइटलिटी एंड एक्सूबरेंस। एंड आई रियलाइज विद पेन डैश डैश डैश। तो ये वाला स्टैंड है जब वो कहती है एंड आई रियलाइज विद पेन कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आता है, द रियलाइजेशन वॉज पेनफुल बिकॉज। तो ये रियलाइज़ करना अपनी माता जी बूढ़ी है उनके लिए पेनफुल क्यों था। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला, इट ब्रॉट विद डिस्ट्रेसिंग थॉट दैट शी वॉज ऑल्सो नियरिंग द डेथ। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे ही उन्हें लगा उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो रही है, तो मतलब ये भी था कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, मतलब वो डेथ की तरफ जा रही है। फर्स्ट वन करेक्ट, ऐसे फर्स्ट कर लो। द पोएट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ये भी बिल्कुल ठीक है, डेथ के बाद सेपरेशन होगा, ये सोच के वो डर जाती हैं। द पोएट हैज़ नॉट सीन एनीबडी डाइंग बिफोर। तो ये तो ऐसा तो नहीं होता है, तो थर्ड वाला गलत है। द पोएट वॉज नॉट दैट क्लोज टू हर फादर एज शी वॉज विद हर मदर। तो ये भी यूजलेस है, इसका कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर विल भी, जिसमें 1 और 2 होगा। 1 और 2 हमारे को गिवन है D1 में, तो आंसर होगा इसका करेक्ट वन D1 कि उन्हें अपनी माता से बिछड़ने का दुख होता है। सोचकर भी ये बात बहुत ज़्यादा डर लगता है, और बूढ़ी हो रही है तो अब समझ में आ गया है कि शी इज़ अप्रोचिंग डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो ये फर्स्ट स्टैंजा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपको बताने हैं कौन कौन से ऑप्शन इस एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल सही जाते हैं। एन ऑर्डर, एन आर्ग्यूमेंट, अ रिक्वेस्ट, अ स्ट्रैटेजी, अ रीलोकेशन, अ डिस्ट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है जो है 5th वन, अ रिकलेक्शन। वो अपनी माइंड में जो उनकी थॉट्स थी उसको रिकलेक्ट कर रही हैं। जब उन्होंने ये पोएम लिखी है तो वो पुरानी बीते गए पलों को याद करें ना। उस दिन फ्राइडे वाले दिन पे मैं अपनी माता जी के साथ आ रही थी, मैंने तब उन्हें देखा। तो रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज इज हेयर। कोई ऑर्डर, आर्ग्यूमेंट, रिक्वेस्ट, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन कुछ नहीं है, ओनली 5th वन, C1 इज द करेक्ट वन, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज। चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम लिटरेसी डिवाइस एज गिवन द लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो पोएटिक डिवाइस अगर एज और लाइक कहीं दिख जाए, एज और लाइक लाइक अगर तुम्हें दिख जाए तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये सिमिली है, समझ जाना, ठीक है।
अब इसमें से ऑप्शंस में से तुम्हें देखना है कौन से में सिमिली यूज़ हो रही है। आई लाइक इट व्हेन इट्स रेनिंग, इसमें तो सिमिली यूज़ नहीं हुई। शी सेड दैट ही लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन एट द सेमिनार, देखो यहाँ पे भी लाइक यूज़ हुआ है, लाइक्ड यूज़ हुआ है, बट कंपैरिजन के लिए नहीं हुआ, सिंपल लिखा है उसे उसकी प्रेजेंटेशन पसंद आई। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, अब यहाँ कंपैरिजन हुआ है, मेरा प्यार एक लाल गुलाब के जैसा है। तो जब हिंदी में आप करो ना मीठा शहद जैसा, एज स्वीट एज हनी लिख दिया अगर मैंने, ठीक है। तो ये जब भी हमारा हिंदी में जैसा आ रहा होगा ना प्रोनाउंस करके, मतलब यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है। जैसे मेरा प्यार लाल गुलाब जैसा है, और ऊपर वहाँ पे क्या लिखा है, जो ये है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस कैसा हो गया था, बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली करेक्ट आंसर होगा C1। फिर भी लास्ट वन पढ़ लो, आई लाइक टू लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक स्पेशली व्हेन आई एम ड्राइविंग, तो यहाँ पे भी लाइक यूज़ हुआ है। अब कोई बच्चा कहेगा दीदी ने लाइक और एस कहा था तो यहाँ पे लाइक हो रहा है, तो ये नहीं, साथ में कंपैरिजन भी चेक करना है कि कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, और हिंदी में प्रोनाउंस करके जैसा अगर आता है तो तुम्हें और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। Next extract, I looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, ये वाला है, ठीक है। तो choose the option that appropriately describes the relationship between the two statements given below, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है, mother did not seem to look at the prime of health, mother जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रही थी। It is traumatized to leave her mother alone, वो ट्रॉमा में है कि अपनी माँ को अकेले छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, फर्स्ट ए बिगनिंग एंडिंग है या कॉज इफेक्ट है, तो करेक्ट आंसर B1 है। कॉज क्या है उनका कि उन्हें घर जाने में बहुत डर लग रहा है, ट्रॉमेटिक है वो, तो वो है कि उनकी मदर बूढ़ी हो रही हैं, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, अब उनसे उन्हें दूर जाने में डर लग रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि मैं इनसे मिल ना पाऊँ, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस जस्ट गिवन बिलो, बिल्कुल जैसे ये वाला सेंटेंस कंप्लीटेड है वैसे बताना है। जस्ट लाइक द मून हैज़ लॉस्ट इट्स लस्टर एंड इज हेजी एंड फॉगी द मदर डैश, जैसे कि मून अपनी चमक खो देता है सर्दियों में, वैसे ही मदर डैश। अब A1 में गिवन है हैज़ लॉस्ट हर रिलेशनशिप विद हर डॉटर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हटा दो। हैज़ लॉस्ट द अपील एंड हर ग्लोरी ऑफ यूथफुल डेज, हाँ ये कुछ जा सकता है कि अब उनकी माता जी का ग्लोरी नहीं दिखती, फिर भी चलो आगे देखते हैं। हैज़ लॉस्ट टच विद अदर इन लोली, कोई सेंस ही नहीं है। हैज़ लॉस्ट नहीं, B1 इज करेक्ट वन, कि अब जब वो बूढ़ी हो गई तो चेहरे पर वो चमकना नहीं रही है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सून अम्मा, तो व्हाट वाज पोएट्स चाइल्डहुड फियर, लूजिंग हर चाइल्डहुड इनोसेंस, स्कैर्ड ऑफ लूजिंग हर यूथ, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, C1 इज करेक्ट। फियर और लूजिंग ऑफ बिलोंगिंग ये नहीं है। चूज द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द रीजन फॉर पोएट स्माइल, हंसने का कारण बताओ। द पोएट स्माइल एज शी रिमेंबर्ड विद जॉय द वेकेशन शी स्पेंट विद हर मदर, नहीं। द पोएट स्माइल बिकॉज शी वांटेड टू हाइड हर फियर्स फ्रॉम हर मदर एंड रीअश्योर हर दैट ऑल इज वेल विद हर, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जहाँ 2 इज करेक्ट गिवन हो, B1 में गिवन है, यू कैन रीड इट, और साथ में ये भी गिवन हो कि पहली वाली इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट, तो B1 करेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आगे देखते हैं तो I looked at her, one pale as late winter's moon and felt old familiar एक, ये सेम स्टैंजा है बट क्वेश्चन आंसर थोड़े वन वर्ड से अब लाइन्स में आ गए हैं। What is poet's mother compared in the above lines, why? तो पोएट की मदर को कंपेयर करा गया है लेट विंटर के मून से, क्यों? बिकॉज बोथ आर वन, मतलब कलरलेस, पेल पीले से, एंड लाइफलेस होते हैं। विंटर इज द लास्ट सीजन ऑफ अ ईयर एंड सिमिलरली द पोएट्स मदर इज ऑल्सो इन द लास्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ, जैसे विंटर आखिरी सीजन होता है वैसे ही वो भी लास्ट स्टेज में है। डिफाइन हर चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर क्या था? तो पोएट का चाइल्डहुड फियर था सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, द फियर रीसरफेसेस, दोबारा सरफेस पे दोबारा दोबारा याद आ जाता है नाउ व्हेन शी सीज हर मदर ओल्ड एंड अप्रोचिंग डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द लाइन विच इज एन एग्जाम्पल फॉर रेपिटेशन, ऊपर दिए गए पैसेज में रेपिटेशन कहा हुआ है, आई स्माइल स्माइल एंड स्माइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये वाला पैसेज है। चलो, व्हाट वाज द थॉट व्हिच शी हैड पुट अवे, कौन सी बात उन्होंने अपने दिमाग से बाहर निकाली थी? द पोएट वाज डिस्टर्ब, लिख देना, बाय द साइट ऑफ अ मदर्स ओल्ड एज एंड इम्पेंडिंग डेथ, शी वांटेड टू पुट अवे द थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। Explain tree sprinting. The trees appear to be sprinting when observed from a moving car. Trees have been personified here. Why does she mention the trees and children here? Trees और children को mention ही क्यों करा है उन्होंने? तो trees and children present image of growth and vitality. Young life, vitality दिखाते हैं वो. This symbolizes life. तो ये जो tree है, पेड़ है, they symbolize life. ये जिंदगी का प्रतीक हैं। द पोएट मेंशंस देम टू ब्रिंग कंट्रास्ट विद हर एजिंग मदर, और वहीं उनकी मदर जो गाड़ी में बैठी है, शी इज सिम्बलाइजिंग अप्रोचिंग डेथ।
In the provided extract, the speakers transition from introspective reflection to observing external elements suggest. Introspective reflection जो उनके मन में बात चल रही थी, या मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो रही है, और वहीं उन्होंने बाहर की नेचर को देखना शुरू कर दिया, ये क्या दिखाता है. A sense of nostalgia for childhood? No. A shift in focus from internal contemplation to external surrounding? हाँ, उन्होंने शिफ्ट करा अपनी मन की बातों से बाहर की दुनिया पे फोकस करना. मेटामॉर्फिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैसेज ऑफ टाइम? नो, कोई पैसेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा है. अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन्स माइंड कैपेसिटी फॉर इमेजिनेशन? नो, वो कोई इमेजिन नहीं करी थी, उन्होंने जान पूछ के अपने फोकस को शिफ्ट करने के लिए ऐसा करा था. तो करेक्ट वन इज B1. ठीक है, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम इंटरनल कॉन्टेम्पलेशन टू एक्सटर्नल सराउंडिंग. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द short extract question. Now we will continue our note. Okay guys, तब शुरू करते हैं नोटबुक सीरीज को. Where was poet driving to? Who was sitting beside her? तो poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her. ठीक है. What did the poet notice about her mother? poet अपनी mother के बारे में क्या notice करती हैं? तो poet looked at her mother and saw that her mother was dozing with her mouth open. dozing मतलब बैठे बैठे सो रही थी. She noticed that her mother was looking pale and lifeless like a dead body. Okay. Next question. Why does the poet look at the trees and the children? वो trees और बच्चों की तरफ क्यों देखती हैं? तो the poet looks at the trees and children to distract herself, अपने आप को distract करने के लिए, from the sad thought, एक दुख भरी थॉट से, अबाउट हर एजिंग मदर, जो क्या थॉट थी उनकी कि उनकी मदर बूढ़ी हो रही है. सीइंग द ट्रीज एंड चिल्ड्रन रिमाइंड्स हर ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ. और जैसे ही वो पेड़ों को और बच्चों को देखते तो उन्हें साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में दोबारा ध्यान में आता है. वन लाइफ इज एंडिंग वाइल अनदर इज बिगनिंग. यानी कि एक तरफ तो उन्हें दिख रहा है बिगनिंग ऑफ लाइफ, बच्चे, यंग ट्रीज, ट्रीज भी ट्रीज नहीं, यंग ट्रीज लिखा है, एंड एक तरफ उनकी बूढ़ी माँ. दिस कंपेरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ मेक्स हर फील इवन सैडर. तो बाहर जो उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए देखा, और बुरा लगने लगता है. वॉट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स? पेन और एक, क्या पेन एक उन्हें हो रहा है? पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, क्या है? तो भाई ये फिजिकल पेन नहीं है, ये इमोशनल और मेंटल पेन है. तो व्हेन द पोएट सीज द पेल फेस ऑफ अ मदर एंड हर ओल्ड फेमिलियर एक, या फिर आप कह सकते हो फियर रिटर्न, तो उनका बचपन का डर और दर्द आ जाता है. एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि हमें पता है एज तो सब कोई करेगा ही. द पोएट्स मदर इज़ ओल्ड एंड विल डाई सून. ये देखकर उन्हें ये दिखता है कि भाई उनकी मदर ओल्ड हो रही है, मर जाएंगी. दिस थॉट मेक्स पोएट फील मिजरेबल. और यही थॉट उन्हें मिजरेबल फील करवाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉज एन इफेक्टिव लिटरेरी डिवाइस टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द मेरी चिल्ड्रन एंड मदर. तो इमेजरी यूज़ करी है पोएटिस ने, मदर जो एक डेथ शो कर रही है और बच्चे जो लाइफ शो कर रहे हैं उन्हें दिखाने के लिए. उन्होंने लिखा मेरी चिल्ड्रन स्पिल. स्पिल मतलब गिर जाना, बाहर निकल कर आना एक तरीके से. तो आपको जैसे ही मैं मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग बोल रही हूँ, आपको दौड़ते हुए बच्चे देख रहे होंगे, पार्क में जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए. देखो मैं कह रही हूँ बच्चे घर से बाहर निकल रहे, छुपन छुपाई खेल, तुम्हारे दिमाग में एक विजन आ जाएगा, बच्चे भाग रहे हैं. ऐसा क्यों है? ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है. उन्होंने ये शो करा है बूढ़ी माँ से कंपेयर करने के लिए. तो इस पर आपको कुछ अपनी बातें बतानी है, कॉमेंट करना है. तो द पोएट Kamla Das uses visual imagery to show the strong contrast between मेरी चिल्ड्रन एंड हर एजिंग मदर. तो उन्होंने विजुअल इमेजरी यूज़ करी. मैंने बोला मेरी चिल्ड्रन, भागते हुए बच्चे आने, तुम्हारे दिमाग में इमेज आएगी, और वहीं बूढ़ी माँ बोला है बूढ़ी आंटी की इमेज आएगी. तो ये उन्होंने शो करा है. द लाइवली इमेज ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग रिप्रेजेंट यूथ एंड एनर्जी. बच्चे शो करें यूथ और एनर्जी. इन कंट्रास्ट हर मदर अपीयर्स ओल्ड एंड वीक. और वहीं पे उनकी माँ ओल्ड और वीक है. ठीक है. द वर्ड्स मेरी चिल्ड्रन मेक अस टू थिंक ऑफ हैप्पी साउंड्स एंड लाफ्टर. जब मेरी चिल्ड्रन है तो बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज़ आ रही है, हाईलाइटिंग देयर लाइवलीनेस. और वहीं पे दिस मेक्स द मदर्स फ्रीलिटी एंड स्टिलनेस स्टैंड आउट इवन मोर. और वहीं पे जब मैं बूढ़ी माँ कह रही हूँ जो सो रही हैं शांति, तो ये उनकी माँ की फ्रेलिटी यानी कि नाजुक हालत, और जो है स्टिलनेस जो उनकी गाड़ी में उस समय मौजूद थी, वो और ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. उन्होंने अपनी माँ को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करा? तो द पोएट्स मदर इज 66 years old. शी हैज़ लॉस्ट her शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ. सिमिलरली द लेट विंटर मून लुक हेजी एंड डल. इट टू लैक शाइन एंड स्ट्रेंथ. कॉमेंट ऑन द पोएट्स एक्टिविटी आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. क्या करती हैं वो सिक्योरिटी चेक के बाद? तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे शी लुक्ड अगेन एट हर. ये सब. द पोएट yearns टू सी her mother's shrunken face. ठीक है. Her heart is heavy with the thought of leaving her behind. The fear of void grips her. तो उन्हें डर लगता है कि मैं माँ को छोड़कर अब जा रही हूँ, और अकेलेपन का डर लगता है कि कल को ये नहीं रही तो मुझे कैसा फील होगा.
What do the parting words of the poet and her smile signify? See you soon अम्मा और smile 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 क्या दर्शा रही है? तो the poet's parting words and a smile are intentional attempt to hide her real feelings. वो हंस रही हैं, see you soon कह रही है अपनी असली feelings को छुपाने के लिए. The parting words give an assurance to old lady, वो अपनी माँ को assurance दे रही हैं. Similarly her repeated smile are an attempt to overcome the pain and fear inside her heart. और अपना डर को छुपाने के लिए वो हंस रही हैं. Next question. How does the wan pale face of the mother connect to the poet's childhood fear? तो अपनी माँ का जो वान और पेल फेस जब उन्होंने देखा, कलरलेस और एशन फेस जब उन्होंने देखा, तो उनके बचपन का डर उन्हें क्यों सरफेस हो गया? तो लाइक एवरी चाइल्ड द पोएट हैड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर इन चाइल्डहुड. जैसे हर बच्चे को मम्मी से दूर जाने का मन नहीं करता, वैसे ही इनका भी बिल्कुल नहीं करता था. और बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, स्कूल जाने तक का मन नहीं करता. द ओल्ड फियर रीसरफेसेस एंड ओवरवेल्म्स हर नाउ. अब वही डर उनको बहुत ज़्यादा आ रहा था गाड़ी में बैठे हुए. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. बट अब डिफरेंस है. इफ़ द पोएट लूजेज हर मदर नाउ द लॉस विल बी इरिवर्सिबल. क्योंकि स्कूल गए वापस आके मम्मी से मिल लोगे ना. बट अब अगर उन्हें ये सर डर लग रहा है कि अब अगर मेरी माँ नहीं रही तो मैं कभी भी उनसे नहीं मिल पाऊंगी, शी विल डाई. दिस हॉन्ट्स द डॉटर एंड द पोएट. ये उस माँ की बच्ची को और हमारी पोएट मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर देता है. सी यू सून अम्मा एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट. क्यों उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, इसका पर्पस बताओ. द डॉटर ट्राइज हर बेस्ट टू अश्योर हर सेल्फ एंड मदर दैट दे विल यूनाइट वंस अगेन. ऑल्दो डीप इनसाइड द पोएट इज़ नॉट होपफुल एट ऑल. तो वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हैं, दिखाती हैं, बट फिल ऑफ एनजाइटी हैं वो. इस समय पे फिल्ड है वो एनजाइटी से. उन्हें नहीं लग पा रहा कि अब मैं दोबारा माँ से मिलूंगी या नहीं, बट फिर भी वो दिखाती हैं और कहती हैं सी यू सून. रेपिटेशन ऑफ द वर्ड स्माइल हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस. कॉमेंट. तो आपको जो उन्होंने स्माइल, स्माइल एंड स्माइल ऐसे बोलते हैं ऐसे, तो तीनों स्माइल का हिडन मीनिंग बताना है. तो द फर्स्ट टाइम पोइट्स, इसमें ना जो मैंने ये फर्स्ट लिखा है इसका वन ऐसे नहीं बनाना, ठीक है. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इंग्लिश में ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है. तुम अपना ऐसे मत लिखना जिससे नंबर कटने के. अगर आप डेट के अलावा, फॉर्मल लेटर वगैरह में जो डेट डलती है उनके अलावा अगर कहीं आपको 10 लिखना है और अगर आप ऐसे 10 लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे. मैं तो काट दूंगी नंबर. कई टीचर्स जो है दे माइट डिडक्ट योर नंबर, तो इसलिए हम थोड़ा सेफ चलेंगे, ठीक है. तो हम 10 ऐसे लिखना है, ऐसे 10 नहीं लिखना है, ठीक है. अब जैसे यहाँ फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तुम फर्स्ट अगर लिखना हुआ तो राइट लाइक दिस, FIRST फर्स्ट ऐसे लिखोगे, नंबर कटने के बहुत चांसेस है. सेकंड, सेकंड लिखोगे. थर्ड लिखना, ठीक है. तो द फर्स्ट टाइम पोएट स्माइल्स रिमेन्स अ पोलाइट जेस्चर. शुरू में तो हंसने के लिए करती हैं. सेकेंड स्माइल इन अश्योरेंस ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग. दूसरी हंसी में वो अश्योर कर रही है नेक्स्ट मीटिंग के लिए. एंड द थर्ड स्माइल एन आयरनी दैट कंसील्स द पेन ऑफ अ डॉटर ऑफ अ फ्यूचर विदाउट हर बिलवेड अम्मा. ये थर्ड स्माइल थी अपना दर्द छुपाने के लिए. क्या दर्द कि फ्यूचर में शायद मेरी अम्मा मेरे साथ ना रहे, ये वो जो सोच रही थी, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड था उनका दर्द वो छुपा रही थी कि उनकी अम्मा उनके साथ नहीं रही तो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमेंट ऑन द कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ द वर्ड एक इन द पोम. एक का मतलब, एक मतलब होता है दर्द, हल्का सा जो पेट में दर्द होता है ना सर में, वो. तो एक मेटामॉर्फिकली मीन्स द पेनफुल रियलाइजेशन ऑफ द मदर्स ग्रेजुअल जर्नी टुवर्ड्स डेथ. तो यहाँ दर्द है, कौन सा दर्द है ये रियलाइज करना था कि अब उन्हें रियलाइज हो गया था कि पोएट की माँ मौत के करीब जा रही थी. वाई डज द पोएट हैव टू लुक एट हर मदर्स फेस अगेन. क्यों उन्हें अपनी माँ का चेहरा दोबारा देखती है पोएट. The poet is saddened at the thought of departing from her mother at age 66. She tries to look at her mother again and again to keep imprint of her in her mind forever. तो बार बार अपनी मदर का फेस पोएट इसलिए देख रही थी कि कल को ये ना रहे तो मैं उनकी फेस को अपने आंखों में भर लूँ. What do the parting words and smile signify? तो दोबारा रिपीटेड है, देखो. The poet's parting word and smile signify her attempt to reassure herself and her mother that everything will be fine despite her inner turmoil. मन में जो मर्जी चल रहा है. fear of losing her mother, she tries to mask her emotion. अपने इमोशन छुपाने की कोशिश करती हैं. with smile offering comfort and hope to both of them. अपने आप को भी कंफर्टेबल महसूस कराई थी, अपनी मदर को भी. What childhood fear is the poet referring to in the poem? How does she try to overcome the fear? तो आपको पता है चाइल्डहुड फियर है उनका कि उनकी मदर से वो दूर ना हो जाए, और उसे ओवरकम करने के लिए वो गाड़ी से भी बाहर देखती हैं और वहाँ उन्हें जो है बच्चे दिखते हैं और जो है वो दिखते हैं क्या, ट्रीज दिखते हैं. एंड फिर उनको जो है लास्ट में वो स्माइल करती हैं जिससे वो अपनी मदर को अश्योर करा पाए दैट शी इज़ जो है
दोबारा मिलेंगे उनसे। वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो द ट्रीज आर डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग टू कन्वे द स्पीड ऑफ द कार एज इट मूव्स पास देम। तो जैसे कि हम गाड़ी में तेज स्पीड से जब जाते हैं तो हमें दिखते हैं पेड़ भागते हुए। दिस इमेजरी ऑल्सो कंट्रास्ट द डायनामिक लाइवली वर्ल्ड आउटसाइड द स्टिलनेस एंड एजिंग रिप्रेजेंटेड बाय हर मदर इनसाइड द कार। तो एक तो ये चीज़ यही है कि ट्री यंग है और मदर ओल्ड है। दूसरा जो उनका कार के अंदर का सिनेरियो बहुत स्टिल और शांत है, और वहीं पे बाहर अगर देखे गाड़ी से तो तेज़ धार और भागती हुई दुनिया उन्हें दिख रही थी, हाईलाइटिंग द पैसेज। और जैसे जैसे पेड़ चलते रहते हैं तो ऐसा लगता है ना टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है। तो ऐसे ऐसे दिख रहा है कि उनकी मदर का काफ़ी टाइम अब इस अर्थ पे बीत चुका है, उन्हें मतलब ऐसा फील होता है। वट वर हर फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट एंड हाउ डज शी कवर अप फॉर अ फीलिंग। तो एट द एयरपोर्ट, अब ये सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा वर्ड लिमिट एक्सीडेड है। तो एट द एयरपोर्ट द पोएट फील्स अ डीप सेंस ऑफ सैडनेस एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। ठीक है, शी इज ए पेन बाय हर मदर्स फ्रेलिटी, मतलब जो कमजोर हेल्थ हो रही है, एंड द पॉसिबिलिटी दैट दिस कुड बी देयर लास्ट मीटिंग। टू कवर अप हर फीलिंग शी फोर्सेज अ स्माइल एंड स्पीक्स चीयरफुल पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून। She does this to avoid distressing her, यहाँ से लिखना आप hope despite her inner sorrow। ठीक है जी। तो with this guys we have completed extract questions also and short questions also of this poem। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।